जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फैसिलिटी 29 है और इसका आज फिजिक्स का डिस्कशन होने जा रहा है। और ये डिस्कशन होने से पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट है तो आप लोग ज्वाइन करिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको ग्रेज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज इज ए गिवन 6 रोटेशन। स्क्रू को 6 रोटेशन मतलब 6 इसको 6 टाइम घुमाया गया। इट मूव्स बाय 3 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो ये मेन स्केल में 3 मिलीमीटर आगे बढ़ा। इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट हमको क्वेश्चन में बताना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है हमारा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब यहां पर देखिए जरा पिच कैसे निकालेंगे। पिच होता है एक रोटेशन में जितना मेन स्केल मूव करता है। तो पहले हम लोग देखें यहां पर 6 रोटेशन में ये कितना मूव करेगा, 3 मिलीमीटर मूव कर रहा है। तो एक रोटेशन का जो रोटेशन में जितना मूव करता है वो पिच कहलाता है। तो ये हो गया हमारा 3/6 यानी 0.5। तो 0.5 मिलीमीटर ये हमारा पिच की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.5। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है 50। तो ये वैल्यू आएगा हमारा मिलीमीटर में। मिलीमीटर में आंसर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/500। ये आ जाएगा 0.01। 0.01 को हम लोग मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 इसका मिलीमीटर में आंसर होता। लेकिन ऑप्शन में 0.01 नहीं दिया है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 0.1 या 1/10 से यहाँ पर लिखेंगे तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा पहला। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। यहां पर मैचिंग कराना है और यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू दे रखा है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए। 3 ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो पहले का मतलब ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए का फर्स्ट यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा चौथा में एक आंसर होगा। 3 ट्रांजिशन 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 और 2 रोटेशन यानी टोटल 5 किसके लिए होता है? 5 होता है डायटॉमिक का। अब उसमें 2 होता है, एक रिजिड होता है और एक नॉन रिजिड। अगर रिजिड होगा तो रिजिड डायटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। यानी कि बी का हम लोग थर्ड लगाएंगे। तो बी का यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है। इसका मतलब आंसर थर्ड वाला सही होगा। बाकी मैच करा लेते हैं। पॉलीएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 6 या 7 या 6 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन 3 रोटेशन एंड मोर देन 1 यानी 7 के करीब। तो ये वाला आंसर इसका होगा। ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक के लिए। ठीक। और नॉन रिजिड डायटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमारा नॉन रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 7 रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है तो ये वाला आंसर यहाँ पर मैच कराएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। तो अगला करते हैं। फॉर यूजिंग मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई डायोड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डायोड। इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस। सही है। विच कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन। तो बोथ डायरेक्शन में नहीं, केवल एक डायरेक्शन में करंट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। तो दोनों बोथ डायरेक्शन वाला आंसर गलत हो गया। इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट करंट इन 1 डायरेक्शन ओनली। ये सही है। इट डज नॉट कंडक्ट करंट गिव एन इनिशियल डिफेक्टिव विच डिकेड 0 इज 3 टर्मिनल। तो इसमें 2 टर्मिनल डिवाइस है। कंडक्ट करंट इन 1 डायरेक्शन ओनली। 1 डायरेक्शन का मतलब हुआ जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तब, तो ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट कंडक्ट कराएगा। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 करते हैं।
यहाँ पर एक AC सोर्स लगा हुआ है जिसका RMS वैल्यू 200√2 दे रखा है, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू और R की वैल्यू दे रखा है। करंट की वैल्यू निकालना है RMS करंट, यानी यहाँ से जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू लिखना है। तो करंट होता है यहाँ पर VRMS/Z, और Z का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। VRMS यहाँ पर हो गया 200√2 और Z का वैल्यू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर माइनस प्लस का R का स्क्वायर, तो ये हमारा Z का वैल्यू होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 200√2, ये हमारा VRMS का वैल्यू है। XL माइनस XC, XL की वैल्यू 200, XC की वैल्यू 100, 200 माइनस 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारा 100√2। √2 से √2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। राइट आंसर इसका होगा 2 एम्पियर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल सरफेस ए एंड बी हैविंग वर्क फंक्शन। तो हमको डिफरेंस निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, तो अगर वर्क फंक्शन दे रखा है तो इसका जो वैल्यू होता है SC/λ, और थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ λ0। तो λ0 ए के लिए अगर हम लोग लिखें वैल्यू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा ए के लिए लिखेंगे तो HC का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हो, लेकिन हमें नैनोमीटर में लिखना है तो 1240 रखेंगे नैनोमीटर के लिए, डिवाइडेड बाई φA। ठीक है ना। इसी तरह दूसरे का अगर हमको निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λB, तो ये वैल्यू होगा 1240 डिवाइडेड बाई φB। क्वेश्चन में φA φB का वैल्यू दिया वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का ये वैल्यू है, पहले वाले में 9 है, ये 9 है, और दूसरे वाले में वैल्यू है 4.5। ठीक है ना। वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आया ये 137 और ये वैल्यू 275 आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे तो ये 275 आएगा। हमें क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस इन वेवलेंथ ये क्या आ जाएगा हमारा 275 माइनस का 137, तो ये वैल्यू आ जाएगा 138। ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन। टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 16:9। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मान लेते हैं K1/K2 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 16/9। अब क्वेश्चन में दे रखा है सेम लीनियर मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m। P का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो मास का जो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पर मास का अगर रेशियो लिखें m1/m2, तो ये वैल्यू आ जाएगा K2/K1। तो ये वैल्यू 16 नीचे आ जाएगा तो 9/16 कर देंगे, तो m1/m2 का वैल्यू 9/16 हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन। अगला करते हैं क्वेश्चन। द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई। तो आपको मालूम है ये इक्वेशन में B0 हो गया, यहाँ पर ये पाई अंदर जाएगा तो 1000 पाई x अंदर चला जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हाँ आप लोग को मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारा होता है E0/B0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हमारा होता है ω/K, E0/B0। B0 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁶। ओमेगा का वैल्यू देखें ध्यान से, ओमेगा जो होता है वो ये वाला वैल्यू है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा का 1000 पाई, 1000 पाई इंटू 4 × 10⁸ ये ओमेगा हो गया, अपान के का वैल्यू यहाँ पर देखो 1000 × 5, 1000 पाई इंटू 5, ये के का वैल्यू हो जाएगा।
इसको करेंगे तो ये वैल्यू आया ई नॉट बाई 5 इंटू 10 की पावर -6। 1000 पाई से 1000 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 ये हो गया। तो ई नॉट का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 की पावर 2। 4 इंटू 10 की पावर 2, इसका राइट आंसर 4 होगा। ठीक है ना। अगला करते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द 5th ऑर्बिट इज ई, द एनर्जी इन द 7th ऑर्बिट। तो 5th ऑर्बिट के लिए एनर्जी का अगर फार्मूला लिखें -13.6 जेड बाई एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा अपान एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 25 लिखेंगे। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर 7 के लिए एनर्जी लिखें, 7th ऑर्बिट के लिए -13.6 लिखेंगे, 1/7 हो गया 49। इन्होंने E5 को क्या बोला गया है, इसको इन्होंने E ले लिया है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 49 ऊपर चला जाएगा। तो E/E7 इक्वल टू हमारा आ गया 49/25। E7 का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो E7 बराबर 25/49E हो जाएगा। 25E/49 इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। समझ में आ रहा होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। ये आइडेंटिकल पार्टिकल है, वेलोसिटी यहाँ पर 2 भी है और इसका मास है 5 भी। वेलोसिटी इसका है 2, इसकी वेलोसिटी 5 भी है, मास इसका m है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो VCM बराबर m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। ये VCM का फार्मूला है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर साइन निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2v माइनस m इंटू 5v, m इंटू 5v। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2m। ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, डायरेक्शन इसमें नहीं दिया है तो जो वैल्यू ज़्यादा उसमें से कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा 5 - 2 करके लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, 3/2, m से m कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। माइनस साइन बता रहा है कि इसमें इसका सेंटर ऑफ मास निगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में माइनस ये लिखेंगे, तो 3/2 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 3rd। चलिए असर्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन में न्यूक्लियर डेंसिटी बोला गया है ऑफ न्यूक्लियाइड्स। ये बोरान है, लिथियम है, फिर आयरन है, निकल नियॉन है और बिस्मथ है। हमें क्वेश्चन में इसका अरेंज करना है न्यूक्लियर डेंसिटी। आपको मालूम है न्यूक्लियर डेंसिटी सभी के लिए क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम आएगी। तो स्टेटमेंट ये गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, सेम होता है, सभी की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर, सही है, ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है। असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, रीजन ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2 rods A and B of different material are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivity are K1 and K2, the equivalent thermal conductivity। तो आपको दिख रहा होगा ये रॉड जो है पैरेलल में लगी हुई है। पैरेलल में थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो K1 की जगह पर K1 करेंगे, K2 की जगह, एरिया दोनों का सेम दिया है, एरिया सेम हो गया, तो K1 की जगह पर K1 रखेंगे, एरिया की जगह A, K2 की वैल्यू एरिया की जगह A, A1 प्लस A2 हो गया 2A। A से एक कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा K1 प्लस K2/2। ऑप्शन नंबर 4 चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मूविंग ऑन ए रफ सरफेस कम टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 50 मीटर। तो एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 10 है और ये रेस्ट में आ गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई 50 मीटर चलने पे। और सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 है, स्क्वायर करेंगे 100 होगा, माइनस 2 a का वैल्यू अभी छोड़ देते हैं, s का वैल्यू यहाँ पर 50a लिखेंगे। तो 50 इंटू 2 है, a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 100/100 1 आ गया, ठीक है ना। और एक्सेशन क्या होता है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो एक्सेशन होता है वो हमारा म्यू इंटू जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्सेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू इंटू जी। तो एक्सेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी होता है रफ सरफेस पे, बराबर 1 हो गया। जी का वैल्यू 10 रखेंगे तो म्यू का वैल्यू 1 इंटू 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा 12 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 12th में फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख लें। क्वेश्चन नंबर है 13। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव फ्रिंज इन अ डबल स्टिल्ट अरेंजमेंट इज x if the whole arrangement is dipped under water, what will be the new fringe separation। तो अगर पहले फ्रिंज विड्थ उसका x था, तो अब नया जो फ्रिंज विड्थ होगा वाटर डालेंगे तो वो म्यू टाइम से डिक्रीज करेगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसके यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ अब हमारा नया जो फ्रिंज विड्थ वाटर के अंदर आएगा x/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3x/4 यानी 3/4 का मतलब 0.75x। यहाँ पर राइट आंसर होगा 3rd। क्लियर है। अगला करते हैं क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A एंड B है हैविंग प्लेस इन एयर, और इनके बीच का फोर्स है, ये A है और ये B है, आइडेंटिकल है। दोनों पे चार्ज हमने Q माना, इनके बीच की दूरी है R, एयर में रखा गया है। इस समय फोर्स जो लग रहा है वो F है, इस समय जो फोर्स लग रहा है F है। तो अगर फोर्स की वैल्यू लिखें तो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई क्या लिखोगे, R स्क्वायर, ये फोर्स है। अब इन्होंने बोला अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद A। तो C को यहाँ पर एक अनचार्ज है, ये C है, इसको पहले इसके साथ कांटेक्ट में यानी इसको टच कराया गया। जब इस स्फीयर को अनचार्ज है, ये चार्ज है, टच कराओगे तो इस पे C पे चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, इसका आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। तो जब इसको C को A से कांटेक्ट में ले आएंगे, टच कराएंगे, तो अब C चार्ज हो जाएगा। तो C पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ गया, अब इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2। ये जो चार्ज है इन दोनों पे चार्ज आधा आधा आ जाएगा। तो इस पे चार्ज Q है, इस पे 0 है, तो टोटल चार्ज हो गया Q। आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल यहाँ पर स्फीयर है। अब इस पे चार्ज Q/2 और इस पे कितना रह जाएगा, तो जब इसको टच कराओगे तो अब A पे जो चार्ज रह गया, जो A पे चार्ज यहाँ पर, इसको ऐसे बनाए, C हमारा यहाँ पर है आइडेंटिकल, और इसको जब इसके साथ टच कराएंगे, इसके साथ इसको टच कराएंगे तो दोनों पे चार्ज अब रह जाएगा। A पे जो चार्ज अब नया आएगा वो Q/2 रह जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, तो A का चार्ज आधा हो जाएगा। अब बोला गया कि पहले इसको इससे टच कराएंगे, अब इसको B से टच कराएंगे। जब B से टच कराएंगे, अब इस पे चार्ज Q/2 है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, तो अब इस पे चार्ज दोनों पे क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो Q/2 इसका चार्ज प्लस Q, तो Q/2 प्लस Q, ये टोटल चार्ज हो गया। इसको आधा दे दो, इसको आधा मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। तो अब इस पे चार्ज कितना रह गया, 2Q बाई, देखो ये 3Q/4, तो 3Q/4 किसको मिल जाएगा, B को, और C पे अब चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q/4। अब C को लाके इसके बीच में रख दिया गया, तो ये हमारा B है। और अब C पे जो चार्ज यहाँ पर है
वो कितना आ गया, इतना ही चार्ज उसके पास भी आ गया 3q/4। और बी के पास कितना चार्ज है 3q/4। ये दूरी अब यहाँ पर कितनी है r/2, बीच में रखा गया तो r/2, यहाँ पर दूरी r/2, यहाँ की दूरी कितनी r/2। अब चलो ध्यान से देखो, पूछा गया है क्वेश्चन में द फोर्स एक्सपीरियंस बाई स्फीयर सी पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पे सेम नेचर का है, रिपल्सिव होगा, इधर लगेगा। अच्छा ये भी पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। दूरी दोनों में सेम है, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी जो फोर्स आएगा टुवर्ड्स बी आएगा। कितना फोर्स आएगा, तो इस वाले फोर्स का निकाल लो वैल्यू, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो जो फोर्स आएगा नेट फोर्स हमारा या रिजल्टेंट फोर्स आएगा फोर्स ऑन सी बी माइनस फोर्स ऑन सी ए हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू निकालते हैं 1/4 पाइप्स नॉट, इसको क्यू लिखा, Q1 Q2। तो सी और बी के बीच में चार्ज कितना है 3q/4 तो 3q/4 इंटू 3q/4, दूरी कितनी है आधी हो गई r/2 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे किससे सी ए से, तो यहाँ का फोर्स कितना होगा q/2 3q/2। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा q/2 इंटू 3q/4 डिवाइडेड बाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब घटा के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो देखो यहाँ कितना आ गया। तो रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो आ रहा है वो आ गया k कॉमन हो गया, q स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। बचेगा क्या हमारे पास 3 3 जा 9 और 4 16 और 2 ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, या इसको 4 से एक 4 कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 12, ये 2 से माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3/2 बचेगा 3/2। ठीक है ना। KQ²/R² को हम लोग F लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू 4 LCM हो जाएगा 9 - 6, तो 9 - 6 का मतलब हुआ 3 यहाँ पर, तो 3/4 F हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो हमारा 3F/4 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई कंडक्टिंग चार्ज है उसको अगर किसी दूसरे कंडक्टर के साथ टच कराते हैं, अगर आइडेंटिकल है उसका साइज तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पर पहले Q था, इस पे इसको अनचार्ज था, टच कराएंगे तो दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड होगा, इस पे Q/2 होगा, इस पे Q/2 होगा। ठीक है। अब इसको इसके बाद किससे टच करा दिया गया B से, तो अब दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर Q/2 है, यहाँ पर Q है, दोनों चार्ज को पहले जोड़ दो तो Q/2 + Q 3Q/2, आधा इसको देंगे आधा इसको देंगे, 3Q/2 का आधा 3Q/4 और C को कहाँ पे ला दिया मिड पे रख दिया। अब बताना है फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो A के कारण फोर्स इसमें टुवर्ड्स द B लगेगा और B के कारण फोर्स टुवर्ड द A लगेगा। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स घट जाएगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा है ये वाला कम है, ज़्यादा में से कम को घटा के फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा सेकंड। 15 बोला है चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है Q और वो मान लो पैरेलल टू फील्ड है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगता है F बराबर होता है QVB sin थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, QVB sin 0 का वैल्यू 0 होगा तो आंसर यहाँ पर 0 आएगा।
अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेशन वेक्टर। यूसीएम में जो वेलोसिटी वेक्टर होता है या एक्सेशन को अगर हम लोग देखें तो एक्सेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको सेंटीमीटर एक्सेशन बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर टेंजेंशियल होता है ये वाला, और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो इनके बीच में हमेशा एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, आंसर फर्स्ट होगा। द करंट इन द कॉइल ऑफ एल 40 मिली हेनरी टू इंक्रीज यूनिफॉर्मली। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब माइनस नहीं लेंगे तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी एल डी आई बाई डी टी से निकालेंगे। एल की वैल्यू 40 मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3। चेंज इन करंट कितना हो गया, 1 से 11 हुआ तो चेंज हो गया 10, करंट का चेंज हो गया 10, और 4 मिली सेकेंड दिया है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया हमारा टाइम। माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, ये हो गया हमारा 400 बाई 4, तो आंसर आएगा 100 वोल्ट। पहला आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर है 18। टू कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो कैपेसिटर जब दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया तो C इफेक्टिव का वैल्यू 3 है, और जब पैरेलल में जोड़ा गया तो इफेक्टिव वैल्यू 16 है। इंडिविजुअल कैपेसिटर क्या है, तो अगर दो कैपेसिटर एक C1 है C2 है, इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में वैल्यू होगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कितना है 3 माइक्रोफैरड। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो फार्मूला C1 प्लस C2 लिखते हैं। ये वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ये है 16। तो हमारे पास ये वैल्यू है। अगर हम C1 प्लस C2 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो इस वैल्यू को पुट करने पे ये वैल्यू आएगी C1 C2 अपान 16 बराबर 3। तो C1 C2 बराबर कितना आ गया 48। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी, इसको चलो पहला मान लें, इसको दूसरा बोले और इसका तीसरा बोले। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें C1 C2 का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। C1 C2 का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें इन इक्वेशन का यूज करने पड़ेगा। C1 प्लस C2 का वैल्यू दिया है, C1 इंटू C2 का वैल्यू दिया है, और ये वैल्यू दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले हम C1 माइनस C2 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। C1 माइनस C2 का स्क्वायर, देखो ये कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट किया जाए इस पे ध्यान देना है। अगर हमें एक वैल्यू प्लस में दी है यानी C1 प्लस C2 एडिशन दिया है और दूसरा मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो पहले उनका सब्ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर क्या होता है, C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4C1, ये फार्मूला होता है ना। C1 माइनस C2 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। C1 प्लस C2 का वैल्यू हमें 16 है, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 256 हो जाएगा माइनस 4। C1 C2 का वैल्यू क्वेश्चन में 48 है, यहाँ पर रख देंगे। ये 256 माइनस का 1 92 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 64। तो C1 माइनस C2 स्क्वायर बराबर 64, तो C1 माइनस C2 बराबर आ गया 8, ठीक है ना। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। C1 प्लस C2 16 है, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। C1 प्लस C2 ये कितना है क्वेश्चन में 16, दोनों को ऐड करो तो C2 कट गया, 2C1 बराबर आ गया 24, तो C1 बराबर आ जाएगा 12। तो C1 का वैल्यू 12 होगा। C2 का वैल्यू क्या होगा, C1 प्लस C2 बराबर 16, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू अगर 12 है तो C2 का वैल्यू 4 होगा। आंसर हमारा थर्ड होगा। तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको याद रखेंगे कैलकुलेशन में, ये बहुत एक काम का फार्मूला है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। When a tuning fork produces sound wave in air
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन द मटेरियल। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड वेव जाती है तो क्या नहीं चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, तो आंसर सेकंड होगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। बायो-सेवर्ट लॉ गिव अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सही है। बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है वो सेगमेंट ऑफ करंट सेगमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला लिखते हैं B बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक है ना, उससे निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। बायो-सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स लॉ में हम लोग चार्ज के कारण निकालते हैं, है ना, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स व्हाइल द लेटर। तो हम लोग जब बायो-सेवर्ट में लिखते हैं तो उसमें जो करंट फील्ड लिखते हैं वो स्केलर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर होता है। ये वेक्टर एलिमेंट है। आइडियल हमारा क्या है, आइडियल ये वेक्टर होता है। तो आइडियल के कारण हम लोग फील्ड निकालते हैं जो कि वेक्टर है। और लेटर यानी बाद वाला मतलब कूलम में जो निकालते हैं फील्ड वो होता है ड्यू टू चार्ज। चार्ज कैसा होता है, स्केलर होता है। तो ये वेक्टर की जगह स्केलर होना चाहिए, स्केलर की जगह वेक्टर होना चाहिए, तब सही होता। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन जंपिंग फ्रॉम सम हाइट यू शुड बेंड योर नी एज यू कम टू रेस्ट इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर लेग्स स्टिफ। जब हम लोग कूदते हैं तो जब नीचे गिरते हैं मतलब कूदते हैं तो अपने पैर को मोड़ लेते हैं। इसका रीजन पूछा गया है, कौन इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब हम लोग नीचे कूदेंगे तो जो हमारा मोमेंटम में चेंज है उसका टाइम जो है वो हम क्या चाहते हैं, देखो हम अपने घुटने पे कम से कम जर्क चाहते हैं, फोर्स कम लगे। फोर्स कम तभी लगेगा जब उनके बीच में लगने वाला जो टाइम है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो घुटने मोड़ने से क्या होगा कि जो टाइम है वो मोमेंटम का जो चेंज इन मोमेंटम है उसका टाइम बढ़ा देगा। टाइम की वैल्यू बढ़ने से फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो फोर्स उस पर घुटने पे कम आएगा, इसलिए हम अपने घुटने को मोड़ देते हैं। तो ये जो एक्सप्लेन हो रहा है वो हमारा थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर, यानी F इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम चेंज मतलब m डेल्टा v, है ना। तो इससे ये एक्सप्लेन होगा, आंसर थर्ड होगा। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर। यहाँ पर 8 ओम रजिस्टर में पावर दे रखा है और इस पावर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 वाट। पावर बराबर क्या होता है, B स्क्वायर बाई R। तो यहां से हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। इस पे वोल्टेज कितना आएगा, R का वैल्यू 8 है, तो B स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो B बराबर आ गया हमारे पास 4। यानी यहाँ इस 8 वाले पे वोल्टेज का वैल्यू 4 वोल्ट होगा। यही वोल्टेज ऊपर भी होगा, वोल्टेज पैरेलल में ये सर्किट है ऊपर वाली सर्किट, तो यही 4 वोल्ट ऊपर होगा। इस पे कितना वोल्टेज होगा, ये 1 है ये 3 है, टोटल वोल्टेज 4 है, तो इस पे वोल्टेज कितना आएगा 1 वोल्ट। इस पे कितना वोल्ट आएगा 3 वोल्ट। B बराबर IR से, ठीक है ना। तो इस पे वोल्टेज 3 आ गया। इस पे पावर बताना है, पावर हो गया B स्क्वायर बाई R। V की वैल्यू यहाँ पर कितना आया 3 का स्क्वायर 9, R का वैल्यू कितना है 3, 9/3, 3 वोल्ट यहाँ पर 3 वाट यहाँ पर क्या आएगा पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वाट, ठीक है ना। चलो इस पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इस पे वोल्टेज कैसे लिखेंगे, चलो ये भी समझा देते हैं। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और इनके बीच में 4 वोल्ट की टोटल वोल्टेज है। हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर B1 है, इस पे B2 है। इस ब्रांच में जो करंट होगा सेम होगा। B2 का वैल्यू निकालेंगे, इसको हमने R1 माना, इसको R2 माना, तो B बराबर IR, करंट सेम होगा तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज से निकालेंगे। R2 का वैल्यू 3 है,
R1 प्लस R2 3 प्लस 1 4 हो गया। टोटल वोल्टेज यहाँ पर हमारा 4 है, 4 से 4 कट गया, तो V2 पे वोल्टेज कितना आएगा 3 वोल्ट। इसी तरह 1 पे निकाल लेंगे तो 1 पे वोल्टेज 1 आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इंडक्शन V1 एट इट्स सेंटर। द कॉइल इज अनबाउंड एंड रिवाउंड इनटू ए सर्कुलर कॉइल 5 टर्न। पहले कितने टर्न थे? 2 टर्न। तो अगर किसी कॉइल को उसमें टर्न दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे लिखेंगे तो ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। ठीक है ना। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ टर्न हम लोग देखें और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो रिलेशन होता है B बराबर एन स्क्वायर बी नॉट। इसको शॉर्टकट से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में फील्ड इंडक्शन फील्ड है B1, नंबर ऑफ टर्न है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया B नॉट। जब यहाँ पर कॉइल का टर्न 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपान B नॉट। दोनों को डिवाइड करेंगे, B नॉट से B नॉट कट गया, ये बचा 4/25। हमें क्वेश्चन में 5 बाद वाले का बताना है, B2 वाले का बताना है, इसको B2 कर दें तो B2/B1 का वैल्यू निकालना है। उल्टा कर देंगे तो 25/4 इसका राइट आंसर होगा। 25/4 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं। ए मेटल पीस इज हीटेड अप टू T डिग्री ABS एब्सोलूट। अब ये क्या दे रखा है टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का T नॉट ABS है। द हीट इन द सराउंडिंग ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन के कारण जो हीट लॉस होता है डेल्टा क्यू, इसका वैल्यू होता है सिग्मा एप्सिलॉन A T की पावर 4 माइनस T नॉट का पावर 4। सराउंडिंग का, जहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है। क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी पूछा है और क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी में T का जो टेम्परेचर T नॉट लेना है, तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं T डिग्री दिया है माइनस, और जो दूसरा टेम्परेचर है वो T है स्मॉल t, तो स्मॉल t ये फार्मूला बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा सही वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। 25 क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। वाटर में अगर हम लोग इसको इमर्स कर दें तो बताना है फोकल लेंथ कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आपको मालूम है कि अगर फोकल लेंथ हम लोग किसी मीडियम में, मान लो लिक्विड में लिखना चाहते हैं, ये मान लेते हैं वाटर में लिखना चाहते हैं अपान ये एयर में क्वेश्चन में दे रखा है, तो फार्मूला ये बनता है A म्यू जी माइनस 1 अपान A म्यू जी अपान A म्यू W माइनस 1। ये फार्मूला हमारा होता है किसी भी मीडियम में फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर वाटर है, एयर में क्वेश्चन में फोकल लेंथ 10 है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे फोकल लेंथ इन वाटर अपान ये वैल्यू एयर में दे रखा है 10। ए म्यू जी का वैल्यू क्वेश्चन में 1.5 है, माइनस 1 करेंगे। ए म्यू जी का वैल्यू 1.5 और ये वैल्यू ए म्यू डब्ल्यू 4/3 है, तो इसको 1.5 के बजाय 3/2 से लिखें। 3/2 माइनस 1 अपान 3/2 अपान 4/3 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। तो ये ऊपर कितना बचेगा 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 8 9/8 माइनस 1 तो 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा FW बराबर 4 टाइम्स F एयर के बराबर आएगा। एयर में कितना है 10, आंसर कितना आ जाएगा 40, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही आप ध्यान रखेंगे कि वाटर में जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, अगर पूछा जाए किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब ये दिया होगा तभी लगेगा, ये दिया होगा तभी आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 और वाटर में डाला जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो लेंस को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी 4 गुना बढ़ेगी। तो फोकल लेंथ पहले 10 थी तो उसका 4 गुना यानी 40 हो जाएगा, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है ना। तो ये था मेरे पार्ट का 1 to 25
5। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप डाउट आकर पूछ भी सकते हैं। अच्छे से पढ़िए और टेस्ट अच्छे से दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करिए। जो भी टेस्ट में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहाँ पर भी क्वेश्चन में दिक्कत आई या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं और इसका आगे का पार्ट आपको सर अभी कराते हैं। थैंक यू सो मच। तो बच्चों जय हिंद। 25 तक के क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन एन स्प्रिंग, तो बात अल्टरनेटिंग करंट की नहीं है, आप स्प्रिंग में कोई भी करंट फ्लो कराइए। सपोज ये स्प्रिंग है, तो करंट कैसे जा रही है? सपोज ऐसे ऐसे जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वायर्स हैं इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्शन होगा, तो देयरफॉर स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। और इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि करंट अल्टरनेटिंग है या फिर अल्टरनेटिंग नहीं है। अल्टरनेटिंग है तो बस पहले ऐसे जाएगी, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में उल्टी जाएगी, लेकिन कंट्रैक्शन तब भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरा है 2i माइनस 3j और प्लस k, और इसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2i माइनस 3j प्लस k और अपॉन अंडर रूट 14, 4 प्लस 9 प्लस 1, तो 2i माइनस 3j प्लस k। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आज का FST पेपर काफ़ी सिंपल है बच्चों, और क्वेश्चन भी अच्छे हैं, कोई कठिन नहीं है। तो 26 हो गए, अब 28वां करना है मुझे। आयरन रॉड की लेंथ दी गई है, देखिए 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 50, और इसको भी मीटर स्क्वायर में बदल लीजिए क्योंकि ये mm स्क्वायर है। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, फिर स्क्वायर है। स्ट्रेस्ड बाई 0.5, तो डेल्टा एल है 0.5 mm, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और मास दिया हुआ है m इज 250 kg। g की वैल्यू हम लोग एज यूजुअल 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यंग मॉडुलस पूछा गया है, तो वन लाइनर फॉर्मूला है सरल एक्सपेरिमेंट का। यंग मॉडुलस बराबर mg अपॉन a और L अपॉन डेल्टा L। सारी वैल्यूज रख दीजिए। 250 kg, G की जगह 10, L की जगह 2 मीटर, एरिया की जगह 50 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और डेल्टा L की जगह 0.5 इंटू 10⁻³ और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम G की वैल्यू 9.68 ले लें, अगर हम G की वैल्यू 9.8 ले लें,
तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, और अगर नहीं लेंगे तो उसका नियरेस्ट आंसर आ जाएगा 10⁻³ है। तो देखिए ये -9 है, -6 है, -9 है, तो काट लीजिए, ये 50 है, ये 5 आ जाएगा, और ये काट लीजिए, ये 0.1 आ जाएगा। 0.1 × 10 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 ऊपर गया और -3 भी ऊपर गया, 10⁻9। ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो 10⁻10 करीब आ जाएगा। कि मैंने कैलकुलेशन में शायद गड़बड़ करी है। -6 -3 9 तो ठीक है, ये 2 ठीक है, ये 1 0 काट दिया, ये 5 आया, फिर 5 को मैंने डिवाइड किया 0.5 से, तो जब 5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 10 आएगा। यस, तो ये 10⁻11 आएगा, राइट। तो ये लगभग 20 × 10⁻10 है। और अगर हम g की वैल्यू 9.8 लेंगे तो ये 19.6 × 10⁻10 आ जाएगा। तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये SHM का है, मैक्सिमम फोर्स। तो SHM करते समय पार्टिकल का फोर्स जो नेट होता है वो m और a मैक्स होता है, और आप जानते हैं कि मास तो 1 kg दिया हुआ है यहाँ पर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एम्पलीट्यूड इंटू ω²। एम्पलीट्यूड तो 0.02 और ओमेगा की जगह रख देंगे 2πn। तो मैक्सिमम 1 0.02 और ओमेगा की जगह 2π × 60 का स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर थर्ड आ जाएगा इसका। ये π² तो आएगा ही, और 60 है, 0.02 है, थर्ड आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन लगभग एक सिंपल फार्मूले के हैं। 30th क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ द वायर इज मेड डबल, लेंथ को डबल किया, रेडियस हाफ किया, और कहते हैं कि यंग मॉडुलस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यंग मॉडुलस तो 2 ही 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पर। लेंथ और क्रॉस सेक्शन रेडियस बदलने से तो यंग मॉडुलस बदलेगा नहीं, तो इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 31 में ray of light incident on the surface of separation of a medium with the velocity of light and an angle of 45 degree and refracted in the medium at an angle 30 degree। तो ये मुद्दे की बात है। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पर, और रिफ्रैक्टेड हो रही है 30 डिग्री पर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मान लीजिए v है, और एयर में ये वेलोसिटी दी है 3 × 10⁸ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, sin I/sin R
इज इक्वल टू बेटा v1 अपॉन v2 होता है लाइट की स्पीड। तो साइन 45 आई की जगह 45 रख दें तो 1/√2 और आर की जगह हम साइन आर की जगह साइन 30 तो 1/2। v1 है 3 × 10⁸ और v2 हमें कैलकुलेट करना है। तो v2 क्या बना, देखिए ये √2 है, ये 2 है, ये √2 ऊपर जाएगा तो v2 बराबर 3 × 10⁸ अपॉन √2। अब 3/√2 हमें निकालना है तो 3√2 अपॉन 2 कर लेते हैं इंटू 10⁸ और ये 1.5 इंटू 1.4 कर देते हैं इंटू 10⁸। अब मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 75 7 आ गया और 14 एकम 14 और 7 21 तो 2.10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नियरेस्ट ये 2.12। अगर आप √2 की वैल्यू और अच्छी ले लें 1.414 तो ये और पास में आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेन ड्रॉप्स। तो ये ड्यू टू दी सरफेस टेंशन इसका आंसर है और ये सब लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेसेस या ड्रॉप्स बबल्स अपना एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं और फॉर गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये मिनिमम होता है। तो इसलिए सारे बबल्स और ड्रॉप्स वगैरह स्फेरिकल ही हो जाते हैं। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी बराबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो साइन 30 बराबर ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और दैट इज वेलोसिटी जो मीडियम में पूछी गई है। μ1 अपॉन μ2 होता है v2 अपॉन v1। तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन एयर। रेयर मीडियम को एयर कहा है और एयर में वेलोसिटी भी 3 × 10⁸ ली गई है। तो 1/2 इज इक्वल टू v अपॉन 3 × 10⁸। तो v बराबर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट डायमेंशंस ऑफ ml-2a-2 बिलोंग टू दी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर ये याद है तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ डायमेंशंस याद कर लीजिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की ये डायमेंशन होती है, मुझे याद है, और हम आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन निकाल के दिखा सकते हैं। वो इतनी ही आएगी। और
डायमेंशन से क्वांटिटी गेस करना थोड़ा सा आपको दिक्कत फील करा सकती है। बाकी की क्वांटिटी डायमेंशन ये नहीं होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको करने का बेस्ट तरीका है म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, ये कुछ डायमेंशन आप याद कर लीजिए। फॉर्मेलिटी के तौर पे कहिए तो हम डायमेंशन सबकी निकालें और दिखाएं, बट यू शुड लर्न। निकालना सबको आता है, वहाँ पे स्पीड पकड़नी है तो लर्न करिए। पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट बनती है, यानी होल चलता है पी से एन की तरफ, ये डिफ्यूजन करंट होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलती है, इसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन एन साइड टू पी साइड होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट निकालना है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या होता है? हम लोग जानते हैं dV बराबर dV गामा dt। तो गामा बराबर 1/v dV बाई dt। अब यहां पे ये दिया हुआ है PT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो गैस तो वही है, तो PV बराबर nRT। तो हम लोग V की वैल्यू रखते हैं, V बराबर RT अपॉन V। तो dV बाई dt बराबर एक मिनट, ये मेरे पास है PT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट और PV बराबर होता है nRT। ये चाहो तो 1 मोल है तो n तो कांस्टेंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P nRT अपॉन V इंटू P की जगह T स्क्वायर। तो PV बराबर nRT और PT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो मैंने P की जगह nRT अपॉन V लिख दिया बराबर कांस्टेंट। तो अब देखिए ये मेरे पास बना nR T क्यूब अपॉन V बराबर कांस्टेंट है। अब हम इससे dV बाई dt लिखेंगे। तो V बराबर क्या हुआ? nR T क्यूब अपॉन C। तो dV बाई dt तो nR अपॉन C और ये 3T स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन V dV बाई dt कितना हुआ? nR 3T स्क्वायर अपॉन V।
इंटू सी। अब देखिए सी की हम वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू क्या है ये nRT³, nR3T² तो ऊपर ही है, v ऊपर है, और c कितना आया है nRT³ अपॉन v, तो v से v कट गया, nr से nr कट गया, तो ये आ गया 3/t। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/t। 36 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? हीलियम न्यूक्लियस में ये 4-2 होता है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये थ्योरेटिकल मास है। तो 2 इंटू प्रोटॉन का मास 1.0073, 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.0087। ये थ्योरेटिकल मास है, और इस वाले मास में से न्यूक्लियर का मास माइनस कर दीजिए, मास डिफेक्ट। तो 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 3 10 और 8 8 16, 102, और इसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर देते हैं 4.0015, तो ये बना 4.032 माइनस 4.0015। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 0, ये आ गया। ये मास डिफेक्ट है। और बाइंडिंग एनर्जी के लिए मास डिफेक्ट इंटू 931.5 ये फैक्टर होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0305 इंटू 931.5 और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसमें, ये 28.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आई कैप लिख दे रहे हैं, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी उसी की डायरेक्शन में है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत अच्छा है। v बराबर u प्लस 80 लगा दीजिए, तो 60 बराबर 10 प्लस 2 इंटू टाइम, तो t बराबर 50/2 यानी 25 सेकेंड। फोर्थ आंसर है इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मुझे सबकी यूनिट निकालनी है, तो मैच कराइए। इन सबकी यूनिट
न्यूटन पर कूलाम होगी, तो A अपॉन, और ये मीटर स्क्वायर है, बराबर न्यूटन पर कूलाम। ये क्यूब था तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो A की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम। तो पहला आंसर ही मैच कर गया, बाकी में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो बाकी B की भी निकाल लीजिए, जैसे B की निकालनी है तो B इंटू मीटर बराबर न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन पर कूलाम की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो B बराबर हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर। दूसरा भी मिल गया ये, और इसी तरीके से इसके भी निकाल लीजिए। न्यूटन पर कूलाम बराबर C इंटू जेड स्क्वायर, तो ये C है और जेड स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये तुम्हारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पीछे समरी में ये दिया हुआ है, और मैच करा लीजिए। देखिए मैच कराने का सबसे सिंपल तरीका होता है, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो सब में अलग अलग हो। तो जैसे डी है, डी में सब में थर्ड आ रहा है, तो अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स होता है mlt -2 अपॉन मास, मास से मास कट गया, तो सेकेंड ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि LT -2 थर्ड ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लीजिए, ये क्या आता है? डी का आंसर थर्ड होना चाहिए, इससे ये पता चल गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास, तो ml स्क्वायर T-2 अपॉन मास, तो m से m कट गया, तो मेरे पास पोटेंशियल वाला L स्क्वायर T-2 ये फर्स्ट होना चाहिए, तो फोर्थ नहीं होगा, दो ऑप्शन बच रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसी को देखना चाहिए। किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 होगी, तो B का आंसर फोर्थ होगा। तो B का आंसर फोर्थ फर्स्ट वाले में है, यही सही आंसर है। A वाला आप मिला के खुद मैच करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। चलिए अब ये मोनोटॉमिक गैस को कंप्रेस कर दिया गया और राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, और एडियाबेटिकली कंप्रेस है, तो फॉर्मूला रहता है मेरे पास एडियाबेटिक केसेस में, तीन फॉर्मूले रहते हैं, तीनों याद होने चाहिए। पहला सबको याद रहता है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और इसी तरीके से एक P और T के बीच में भी होता है। मेरा काम इससे चल जाएगा। पहले टेम्परेचर था 77, तो 273 + 77, और इसका वॉल्यूम था V, और मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, 5/3 होता है।
तो 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, कंप्रेस किया गया नया टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, और वॉल्यूम हो गया है 125/343 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम और 5/3 माइनस 1। अब हम T निकालेंगे, तो ये हो गया 7 3 10, 7 7 14 1 15, 350 बराबर v की पावर 2/3 और T 125/343 की पावर 2/3 और v की पावर 2/3। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और T कितना आ गया, देखिए T क्यूब रूट ले लेंगे तो 5, इसका क्यूब रूट 5 होता है, 5 गुणे 25 गुणे 125, और इसका शायद होता है 343 का शायद 7 होता है, 7 गुणे 7, 343 का क्यूब रूट, 5 का तो 125 हो गया, 6 7 7 49, और 7 करेंगे, 7 9 63 की 3, 6 और 7 चौक 28 और 6 34, हाँ 7 होता है। तो 5/7 का स्क्वायर, T इंटू 5/7 का स्क्वायर बराबर 350, तो T बराबर 350 गुणे 49/25। अब काट लेंगे 25 से, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, नहीं 25 चौको 100, काटेंगे 25 एकम 25, 10 बचा, हाँ 25 चौको 100, और 14 नवैया। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो 49 गुणे 14 करेंगे, तो 49 गुणे 14 हम करते हैं, भाई मेरा मैथ वीक है, 4 नवैया 36, 3 4 चौको 16 और 3 19, और 1 नवैया 9 और 1 चौको 4, तो 6 9 9 18, और 4 1 5 1 686 आ गया, 686। और ये पूछ रहा है राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर पहले तो कितना था, 350 केल्विन था, 686 में से 350 माइनस कर देंगे, तो 6 3 और 3, तो 336 केल्विन का राइज आ जाएगा। इज माई आंसर राइट? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ धुआं बहुत ज्यादा है। ए मैन प्रोजेक्ट्स ए कॉइन अपवर्ड फ्रॉम ए गेट ऑफ ए यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ द मैन। तो ये ट्रेन थी और कॉइन उछाला गया, और पाथ ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन तो तुम्हारा ट्रेन पर है, तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, इट विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और कॉइन अगर ग्राउंड से देखा जाएगा तो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल पे चलेगा। कॉइन को ऊपर फेंका गया, कुछ वेलोसिटी पर्सन ने दी, कुछ ट्रेन की होगी,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऐसा चलेगा, ट्रेन भी साथ चलेगी तो ट्रेन वाले पर्सन को ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जो आते जाते दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद परसेंटेज एरर निकालनी है। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालो। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 1.34, 1.38 प्लस 1.32 प्लस 1.36, इन सबको जोड़ो। तो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल बना के करता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। 1.34, 1.38, 1.32, 1.36, तो इन सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 8 2 10, 20, 2 आ गया, 12 2 14, 1 आ गया, ये 5 आ गया, 5.40, और 5.40 को 4 से भाग दे दीजिए तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, तो ये मीन वैल्यू आ गई 1.35। तो ये दोनों गड़बड़ हो गए, यही मानी जाएगी ट्रू वैल्यू। अब इसमें एरर निकालनी है, माइनस कर देंगे। तो 1.34 में से 1.35 माइनस किया तो 1 माइनस 0.01 आया। इसमें से करेंगे तो 0.03 आएगा। इसमें माइनस 0.03 आएगा, और ये 0.01 होगा। ये मेरे पास डिफरेंस है, एरर्स, और इसको सबको पॉजिटिव मान लेंगे, मॉड वैल्यू ले लेते हैं। तो 0.01, 0.03, 0.03, 0.01, तो ये आ जाएगा 0.08। और इसको 4 से भाग दे देंगे तो 0.0, 4 दूनी 8। तो ये आ गया 0.02। तो रीडिंग को लिखा जा सकता है 1.35 प्लस माइनस 0.02। अब परसेंटेज एरर चाहिए तो 0.02 अपॉन 1.35 इंटू 100, तो 200 अपॉन 135। अब डिवाइड करिए इसे, 100 5 से काट दीजिए, 40 और ये 135 है, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 आ गया। 40/27, तो 40 एक बार जाएगा, 27, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब 4 बार जाएगा, तो ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। और ये कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन ये आ सकता है। ये थ्योरेटिकल है। इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और पैरामैग्नेटिक का 0 नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है? ये पहला वाला आंसर सही है, ये गलत है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक का 0 कह दिया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पैरामैग्नेटिक का 0 कह दिया, एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और यहाँ डायटोमिक को जीरो नहीं किया गया, इसलिए गलत हो गया है। नेक्स्ट चलिए, ए बॉय ties a stone of mass 100 gram to the end of a 2 meter long string and whirls in around a horizontal plane. The string can withstand with maximum tension 80 Newton. If the maximum speed with which the stone can revolve is this, value of K is, तो टेंशन बराबर ये ऐसे घूम रहा है, तो टेंशन बराबर हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? मैक्सिमम टेंशन कहा गया है, मैक्सिमम टेंशन है 80 न्यूटन बराबर मास 100 ग्राम है, तो 100/1000 केजी में बदल दिया। लेंथ 2 मीटर है। मैक्सिमम स्पीड ये K/पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और हमें वो चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई और n होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो K/पाई इंटू 60 कर देंगे। सिर्फ इसलिए कर देंगे क्योंकि ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, पर सेकेंड के लिए K/पाई इंटू 60, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और बस अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी 2 जीरो कट जाएंगे, तो 80 बराबर इसका होल स्क्वायर है भाई, 80 बराबर 2/10 और इसका स्क्वायर 4, इसका K स्क्वायर और इसका 3600, तो 4 दूनी 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। खाली यहां 10 बचा हुआ है, तो K स्क्वायर बराबर हो गया 3600 गुणे 100, तो K बराबर इसका हो गया 60 गुणे 10, तो ये 600 आ रहा है इसका आंसर। ये मैक्सिमम K की वैल्यू है। सिंपल से फंडे पे नए तरीके से क्वेश्चन था। स्फेरिक कॉम्बिनेशन है, तो देखिए A से मेरे पास, मैं काउंट करता हूं, A से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं और B पर आ रही हैं, तो मतलब A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव, तो A निगेटिव गलत हो गया, दोनों निगेटिव गलत हो गए, दोनों पॉजिटिव भी गलत हो गए, एक निगेटिव है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल भी ज्यादा रही हैं, इसलिए पहले ही सही है 46 का। चलिए नेक्स्ट में आइए। आइडियल गैस है और रियल गैस है, और दोनों का वॉल्यूम आइसोथर्मल कंडीशन है, तो थोड़ा सा कैच है। आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल गैस A की तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रियल गैस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसलिए रियल गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज आइडियल गैस से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वैल्यू ज्यादा होगी कम हो जाएगी इससे मतलब नहीं है। आइडियल गैस में चेंज 0 क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट रियल गैस में थोड़ा सा चेंज है तो वो ज्यादा है। दोनों में सेम नहीं है, दोनों में 0 नहीं है और ये भी नहीं है। सेकंड आंसर है ये। आप एनसीईआरटी पुरानी वाली से सभी के कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद कर लीजिए। ये सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक है और ये जनरल
पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये रेजिस्टेंस मेटेलिक की होती है, ये लगभग डायोड की होती है। ये याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बॉल को टॉप ऑफ द टावर से रिलीज कर दिया, टी सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच गई, तो H बराबर हो जाएगा हाफ GT²। पोजीशन ऑफ द बॉल T/3 सेकेंड, तो H डैश बराबर हाफ G T/3 का स्क्वायर, तो H/9 आ गया ये, लेकिन ये फ्रॉम टॉप है और डायमेंशन तो ग्राउंड से दी है, तो ग्राउंड से हो जाएगा H माइनस H/9 यानी 8H/9 फ्रॉम दी ग्राउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अच्छा, ये केमिस्ट्री का खुल गया। एस्केप वेलोसिटी 11 है और दूसरे केस में 45 पर फेंक दिया गया है, तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, तो वही आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज का पेपर बेटा बहुत सिंपल था, बिल्कुल 24 वाले नीट के ऐसा था। उम्मीद है सबके 160 165 नंबर तक आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन।